स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। बेटा हम लोग संधि को पढ़ रहे थे और संधि में लास्ट संधि जो हमने पढ़ी थी वो थी बेटा व्यंजन संधि। आज विसर्ग संधि को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। विसर्ग संधि में लगभग 6 से 7 नियम होंगे। उन सारे नियमों को आप कंठस्थ कर लेंगे और इन नियमों को कंठस्थ करने के बाद आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न में कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। बशर्ते आपने खूब जमकर प्रैक्टिस की हो। जाड़े का समय है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की अब आवश्यकता आ चली है, क्योंकि आपके पेपर में ज़्यादा समय बचा नहीं है। और अगर आप ये बचे हुए समय में बहुत भरपूर तरीके से मेहनत करेंगे तो आपकी जो सफलता का जो प्रतिशत है वो हर दिन आपकी मेहनत से बढ़ता चला जाएगा। तो आज हम हिंदी के माध्यम से आज हम लोग विसर्ग संधि को पढ़ने वाले हैं। तो विसर्ग संधि कहेंगे किसे, किन किन नियमों को आधार बनाकर विसर्ग संधि को पढ़ा जाएगा, आज इस वीडियो में इन सारी चीजों पर हम लोग बेटा चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको लिखा दिख रहा होगा विसर्ग संधि, तो पहचानेंगे कैसे विसर्ग संधि क्या होती है, कैसे लगती है। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि संधि दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होती है, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होती है। तो बेटा ये जो दो शब्द हैं, इन दो शब्दों में हम लोग संधि कराया करते थे। ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण होता था, अंतिम वर्ण होता था, और ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण होता था। ये जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण होता था, इन दोनों वर्णों के मध्य में बेटा हम लोग संधि को करवाया करते थे। आज हम लोग संधि को देखेंगे कि विसर्ग संधि कहेंगे किसे, जब पहले शब्द के अंतिम स्थान पर आपको विसर्ग मिल जाए। क्या मिल जाए बेटा? विसर्ग। विसर्ग कैसे पहचानेंगे? पहले शब्द के अंतिम स्थान पर आपको क्या मिल गया? विसर्ग मिल गया। लास्ट में आपको प्लस के जस्ट पहले यहाँ पर विसर्ग लगा मिल जाएगा। ये विसर्ग होता है बेटा। इसे क्या कहते हैं? विसर्ग। ये लगा मिल जाए। दूसरे शब्द की जो शुरुआत है वो या तो स्वर से हो जाए, किससे हो जाए बेटा? स्वर से हो जाए, और या फिर व्यंजन से हो जाए। इन दोनों में से किसी से भी अगर शुरुआत हो गई तो ये हमारी व्यंजन संधि का विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। कैसे पहचानेंगे? पहले शब्द के लास्ट में आपको विसर्ग लगा मिलेगा, कुछ इस प्रकार के दो बिंदुनुमा संरचना मिलेगी, और दूसरे वर्ण की शुरुआत आपको स्वर या व्यंजन से होती हुई दिखेगी। तो ऐसे में हम कहेंगे कि भैया ये विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि में जिन नियम है उन नियमों को पढ़ते हैं और विसर्ग संधि के पहले नियम पर चर्चा करते हैं। जैसा कि पहला नियम क्या लिखा है? विसर्ग के पूर्व आ हो और बाद में का, खा, पा, फा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग अपरिवर्तित रहता है। इस नियम को आसान भाषा में समझते हैं। ये नियम कहता क्या है? जैसा कि हम लोगों ने देखा, पहला शब्द के अंतिम स्थान पर आपको विसर्ग लगा दिखेगा, और जो दूसरे शब्द की जो शुरुआत है, जो दूसरे शब्द की जो शुरुआती वर्ण है, यहाँ पर आने वाले जो वर्ण है वो कौन कौन से हो सकते हैं? या तो का हो सकता है, या तो खा हो सकता है, या तो पा हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है? पा हो सकता है। तो जब आप इस संधि को लिख रहे होंगे तो इस प्लस के निशान को हटाकर डायरेक्ट आप विसर्ग को वैसे ही लगा देंगे। मतलब जो विसर्ग है वो अपरिवर्तित रहेगा, विसर्ग हटेगा नहीं, वो शब्द के मध्य में लग जाएगा। विसर्ग अपरिवर्तित रहने वाला है। तो चलिए इसके उदाहरण देखते हैं, तब आपको आसान भाषा में समझ में आएंगे। चलिए, जो सबसे पहला आपको उदाहरण लिखा दिख रहा होगा बेटा, वो लिखा हुआ है पय धन पान। कैसे पहचानेंगे? ये जो विसर्ग है, विसर्ग के जस्ट पहले आए, देखिए लिखा हुआ नियम में कि विसर्ग के पूर्व आए, विसर्ग के पूर्व आ स्वर हो और बाद में ये व्यंजन हो। तो चलिए देखते हैं। ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले या है। अगर हम या को तोड़ेंगे तो या में छोटा आपको दिख रहा होगा, तो बेटा विसर्ग के पहले आ गया। और विसर्ग के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये चार शब्द बताए हैं, का, खा, पा, फा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर पा दिख रहा है, तो जैसे ही पहचाना, ये लिखा है बेटा पा, या को तोड़ा तो छोटा आ निकल गया, प्लस पान आपको लिखा हुआ दिख रहा है। बेटा विसर्ग दिख गया, ये विसर्ग है। विसर्ग के पूर्व आपने देखा छोटा आ गया, और ये छोटा आ एक प्रकार का स्वर है। और विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा, अगर इन चार वर्णों में से कोई भी वर्ण आता है तो जो विसर्ग है वो अपरिवर्तित रहता है। तो ध्यान से देखिए, जब हमने इस संधि को कराया तो यहाँ पर विसर्ग को हूबहू लिख दिया, यानी कि विसर्ग अपरिवर्तित रहेगा। अगला देखते हैं बेटा, अंतः प्लस करण। देखिए विसर्ग यहाँ पर भी अपरिवर्तित है। कैसे पहचाना? विसर्ग देखकर यह पहचाना कि ये विसर्ग संधि है। विसर्ग के जस्ट पहले ता आ रहा है,
अगर आप ता को ध्यान से देखेंगे तो ता एक व्यंजन है जिसके अंदर छोटा आ छिपा हुआ है, तो विसर्ग आ गया, विसर्ग के पहले छोटा आ स्वर आ गया। विसर्ग के बाद अगर देखें तो का, खा, पा, फा में से कोई भी अगर व्यंजन आ जाता है तो विसर्ग अपरिवर्तित रहता है। तो ध्यान से देखिए, विसर्ग अपरिवर्तित है, विसर्ग को हूबहू हमने वैसे ही लिख दिया। अगला देखते हैं अंतः धन पुर। बेटा अगर ध्यान से देखेंगे तो विसर्ग के पहले ता है और ता में छोटा आ छिपा हुआ है। इसके बाद पा आ गया है, तो हमने जैसा बताया का हो, खा हो, पा हो, फा हो, तो ये जो विसर्ग है ये अपरिवर्तित रहता है। तो जो हमारी संधि बन जाएगी वो बन जाएगी अंतःपुर। क्या बन जाएगी? अंतःपुर। ठीक उसी प्रकार प्रातः काल लिखते समय अगर आप देखेंगे तो विसर्ग के पहले ता है और इस ता में छोटा आ छिपा हुआ है और इसके बाद का, खा, पा, फा में अगर कोई भी व्यंजन आ जाता है तो बेटा ये जो विसर्ग है वो अपरिवर्तित रहता है। और ठीक उसी प्रकार प्रातः काल का जब संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? प्रातः काल। तो ये जो विसर्ग है यह अपरिवर्तित रहेगा। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं, उन अपवादों को भी ध्यान में रखते हैं और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके। यदि हमने अभी क्या देखा, विसर्ग आ जाए, विसर्ग के पहले छोटा आ जाए, ये तो पहले शब्द का नियम था। विसर्ग आ जाए और विसर्ग के पहले कौन सा स्वर आए? छोटा आ। और जो विसर्ग के बाद है, जो विसर्ग के बाद का वर्ण है, उसमें या तो का आ जाए, या तो खा आ जाए, या तो पा आ जाए, या तो फा आ जाए। ये जो विसर्ग है ये क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहने वाला है, मतलब विसर्ग में कोई भी परिवर्तन होगा नहीं। तो चलिए इसमें देखते हैं। ये विसर्ग लगा दिख रहा है, विसर्ग के पहले आपको दिख गया माँ, माँ को अगर तोड़ेंगे तो छोटा आ निकलेगा। और ये लिखा है कार, का, खा, फा, फा में दिख गया। लेकिन यहीं पर इस नियम का एक अपवाद है। यदि कभी नमः आ जाए, भा आ जाए, श्रेय आ जाए और पुर आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? आधा सा। कैसे हो जाएगा? जैसे लिखा है नमः, आ दिख गया, ये अपवाद स्वरूप है पहले नियम का। तो विसर्ग के स्थान पर आधा सा लिख दिया बेटा, विसर्ग के स्थान पर आधा सा लिख दिया और बचे हुए को वैसे ही लिख दिया। तो क्या बन गया? नमस्कार। तो पहले नियम में 4 अपवाद हैं। नमः, भा, श्रेय, पुर अगर आ जाए तो आधा सा आप अपने आप जोड़ देते हैं विसर्ग के स्थान पर। तो कैसे जोड़ा? ठीक उसी प्रकार पुर प्लस कार आपको लिखा दिख रहा होगा। विसर्ग है, विसर्ग के पहले रा आ रहा है, रा में छोटा आ छिपा हुआ है, तो बेटा ये बन जाएगा पुरस्कार। क्या बन जाएगा? पुरस्कार। ठीक उसी प्रकार भा, भा में आगे कर लगा हुआ है, तो जो विसर्ग है उसके स्थान पर आधा सा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? भास्कर। क्या बन जाएगा? भास्कर। ठीक उसी प्रकार श्रेय है, विसर्ग के पहले या लिखा हुआ है, या छोटा आ है, और यहाँ पर इस नियम के अपवाद स्वरूप में अगर ये 4 शब्द आपको कहीं पर भी दिख जाएं तो बेटा विसर्ग के स्थान पर क्या लिख देना? आधा सा। तो कौन कौन से 4 शब्द हैं? नमः, पुरः, भा, श्रेया। ये अगर आपको 4 शब्द दिख जाएं तो विसर्ग के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? आधा सा। तो ये विसर्ग संधि का पहला नियम था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नियम क्या कहता है कि विसर्ग संधि के पूर्व अगर छोटा आ स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो ये जो विसर्ग है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको हूबहू लिख देंगे। लेकिन इसके 4 अपवाद भी हम लोगों ने देखे। कौन कौन से थे? नमः, श्रेय, भा, पुरः। जब इनमें ये आता है तो ये विसर्ग के स्थान पर आधा सा हो जाता है। अब अगले नियम पर चर्चा करते हैं। अगला नियम क्या कहता है? ध्यान से देखिए। यदि छोटी, छोटू, छोटाऊ के बाद विसर्ग हो, ये विसर्ग है और विसर्ग के जस्ट पहले या तो छोटी ई आ जाए या तो छोटा ऊ आ जाए, ये बेटा पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है। इन्हीं शब्दों के मध्य में संधि होगी। तो पहले विसर्ग देखा और विसर्ग के पहले यदि छोटी ई आ जाए और छोटा ऊ आ जाए और विसर्ग के बाद क्या आ जाए? रा आ जाए। यहां पर आपको क्या देखने को मिले? रा। मतलब दूसरे शब्द के पहले वर्ण की शुरुआत किससे हो जाए? रा से हो जाए। तो छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ी ई, बड़े ऊ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ये छोटी ई, छोटा ऊ है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? बड़ी ई और बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा नियम क्या कहता है? विसर्ग के पूर्व छोटी ई हो, छोटा ऊ हो
और विसर्ग के बाद क्या आ जाए, रा आ जाए, तो जो छोटी ई है वो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा और जो छोटा ऊ है वो बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए आइए इसके उदाहरण देखते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आएगा कैसे पहचानेंगे। ध्यान से देखिए, ना पहले वाले शब्द में विसर्ग लगा है, ना में छोटी ई की मात्रा है, इस मात्रा को कुछ इस प्रकार आप निकालेंगे, प्लस आपको रा और सा लिखा दिख रहा होगा। तो अगर ध्यान से देखेंगे, जो छोटी ई आ गया, छोटी ई के बाद विसर्ग आ गया, तो नियम क्या कहता है, विसर्ग के पूर्व या तो छोटी ई हो या तो छोटा ऊ हो और विसर्ग के बाद रा आ जाए, तो ये जो छोटी ई है ये बड़ी ई में परिवर्तित कर देना, जो छोटा ऊ है इसे बड़े ऊ में परिवर्तित कर देना। तो ध्यान से देखिए, विसर्ग के पहले छोटी ई आ गया और विसर्ग के बाद रा आ गया, तो जो छोटी ई है इसे बड़ी ई में परिवर्तित अगर आप करेंगे, तो ना को आधा लिखा, ये बड़ी ई लिख दिया और रस लिख दिया। ये बड़ी ई की मात्रा जैसे ही ना में लगेगी तो बन जाएगा नीरस। क्या बन जाएगा, नीरस। ठीक उसी प्रकार अगर हम देखने का प्रयास करें, दू दा है, विसर्ग लगा दिख रहा है आपको, दा में जो मात्रा है वो छोटे ऊ की है, इस छोटे ऊ की मात्रा को हमने कुछ इस प्रकार निकाला, प्लस लिखा हुआ है राज। क्या लिखा हुआ है, राज। तो जो विसर्ग है, विसर्ग के पूर्व छोटा ऊ आ गया और विसर्ग के बाद रा आ गया, तो जो छोटा ऊ है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, बड़े ऊ में। तो चलिए इसको बड़े ऊ में परिवर्तित करते हैं, दा को आधा लिखा, बड़ा ऊ लिख दिया, प्लस राज लिख दिया। और आप जानते हैं जो बड़ा ऊ है ये स्वर है और स्वर अपने आगे आने वाले वर्ण के ऊपर मात्रा के रूप में लग जाता है। तो दा में जब बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी तब बन जाएगा दुराज। इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा दुराज। अगला देखते हैं, निह प्लस रव कैसे पहचानेंगे। ना है, ना में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, विसर्ग है, प्लस रा है और वाह है। अगर ध्यान से देखेंगे तो छोटी ई के बाद आपको विसर्ग लिखा दिख रहा है और प्लस उसके बाद रा दिख रहा है, जो कि इस नियम में बताया गया है। तो जो छोटी ई है वो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी, तो ना में जो छोटी ई लगी थी उसे बड़ी ई में परिवर्तित कर दिया और लिख दिया रव। आप जानते हैं बड़ी ई की मात्रा अगर इसमें लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, नीरव। क्या बन जाएगा, नीरव। अगर नीह धन रोग को अगर हम लिखने का प्रयास करेंगे, तो जो ना है उस ना में कौन सी मात्रा आपको दिख रही है, छोटी ई की, विसर्ग को लगा दिया, प्लस लिख दिया रोग। अगर ध्यान से देखने का प्रयास करें तो विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ में कुछ भी होना चाहिए, यहाँ पर छोटी ई है, ये जो छोटी ई है ये बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे हम लोग। और जैसा कि आप जानते हैं, ये जो बड़ी ई की मात्रा है ये एक प्रकार का स्वर है जो अपने आगे आने वाले वर्ण के ऊपर मात्रा के रूप में लग जाता है। तो अगर इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा निरोग, निरोग। तो ये हम लोगों ने बेटा दूसरा नियम देखा। इस नियम में क्या देखा कि विसर्ग के पूर्व छोटी ई या छोटा ऊ और विसर्ग के अगर हम लोग बात देखें रा आ जाए, तो जो विसर्ग के पहले छोटी ई और छोटा ऊ था वो बड़ी ई और बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाता है और विसर्ग को हटा दिया जाता है, और जिसके कुछ उदाहरण हमने इस प्रकार देखे। अब आता है तीसरा नियम। क्या कहता है तीसरा नियम, यदि विसर्ग के पूर्व कोई स्वर हो और बाद में चा छा टा ठा अक्षर हो तो विसर्ग क्रमशः सा और सा में परिवर्तित हो जाता है। क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। यदि विसर्ग विसर्ग के पूर्व कोई स्वर आ जाए, कोई भी स्वर हो सकता है, विसर्ग के पूर्व कोई भी स्वर हो सकता है और विसर्ग के पश्चात चा और छा आ जाए, क्या आ जाए, चा और छा, यहाँ पर या तो चा आ जाए या छा आ जाए या फिर टा आ जाए या फिर ठा आ जाए। तो जो विसर्ग का परिवर्तन है वो किस रूप में होता है, तो विसर्ग का परिवर्तन होता है सा और सा के रूप में। किसके रूप में होता है, सा और सा के रूप में। कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, सा और सा के रूप। चलिए आइए देखते हैं कैसे होता है। जैसा कि आपको लिखा दिख रहा है हरि प्लस चंद्र, चलिए इसको करते हैं तब आपको आसानी से समझ में आएगा। हाँ लिखा बेटा, रा में छोटी ई की मात्रा है, इस छोटी ई की मात्रा को निकाल दिया, ध्यान से देखिएगा, प्लस विसर्ग लगा दिया, प्लस लिख दिया हम लोगों ने चंद्र।
चंद्र को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो ध्यान से देखिए, विसर्ग के पूर्व कोई भी स्वर आ गया तो विसर्ग के पूर्व छोटी आ गया, प्लस विसर्ग के बाद चा आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस नियम में, तो चा या छा आ जाए, अगर चा या छा आएगा तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा? सा में। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? सा में। तो ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है हरि, विसर्ग सा में परिवर्तित होगा और वो सा कैसा होगा? आधा। कैसा होगा? आधा। तो आधा सा लिख दिया और फिर हम लोगों ने क्या लिख दिया? चंद्र। तो ये बन गया हरिश्चंद्र। क्या बन गया बेटा? हरिश्चंद्र। कुछ लोग इस आधे ना का लोप कराते हैं और अनुस्वार के रूप में लिख देते हैं, वो भी सही है, वो भी प्रमाणिक है, उसमें भी कोई त्रुटि नहीं है, ये बिंदी लगी हुई है, अनुस्वार है। तो आपने सीखा, क्या सीखा? कि विसर्ग हो, विसर्ग के पूर्व कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए। ये बेटा हम लोग पहले शब्द की बात कर रहे हैं। और विसर्ग के बाद की अगर बात करें, तो विसर्ग के बाद में आपको चा, छा या टा और ठा, या तो चा मिल जाए, या तो छा मिल जाए, या तो टा मिल जाए, या तो ठा मिल जाए। अगर चा और छा मिला है तो ये आधे शा में परिवर्तित हो जाएगा, और टा और ठा मिला है तो ये आधे शा षटकोण वाले में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरे उदाहरण को करते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आने वाला है। लिखा है दा, दा लिखा हुआ है, दा में छोटे ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा को निकाल लिया, प्लस लिख लिया टा। क्या लिख लिया? टा। अगर ध्यान से देखने का प्रयास करें तो विसर्ग है, विसर्ग के पूर्व छोटा ऊ है जो कि स्वर है, और विसर्ग के बाद यदि चा, छा, टा, ठा में कोई भी आ जाए तो जो विसर्ग है वो आधे सा षटकोण वाले में परिवर्तित हो जाएगा, यदि टा और ठा में कोई भी वर्ण आया तो यहाँ पर टा दिख रहा है आपको, टा जैसे ही दिख रहा है तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें होगा? आधे सा में। तो ये दा लिखा है, ये छोटा ऊ लिख दिया, विसर्ग के स्थान पर आधा सा लिख दिया और टा लिख दिया। ये बेटा छोटे ऊ की मात्रा इस दा में लग जाएगी और आधे सा को कुछ इस प्रकार लिख दिया जाएगा, तो बन जाएगा दुष्ट। दुह धन टा, और विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर आधे सा षटकोण वाले का प्रयोग किया जाएगा और बन जाएगा दुष्ट। अगला उदाहरण देखते हैं, नीह प्लस ठुर, नीह प्लस ठुर। चलिए देखते हैं कैसे होता है। ना है, ना में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। इसको हम आपको बार बार तोड़कर इस वजह से बता रहे हैं ताकि आपको जरा सा भी कंफ्यूजन ना रहे। प्लस ठुर लिखा हुआ है बेटा, विसर्ग है, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर है तो छोटी स्वर है, विसर्ग के बाद चा, छा, टा, ठा में कुछ भी दिख जाए, अगर विसर्ग के बाद चा और छा आया है तो ये आधे सा में परिवर्तित हो जाएगा, और टा और ठा आया है तो आधे वाले षटकोण वाले में परिवर्तित हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो विसर्ग के बाद ठा आ रहा है जो कि टा और ठा के स्थान पर है, तो ये आधे सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो लिख दिया छोटी आधा सा, कुछ इस प्रकार लिखेंगे हलंत लगाकर, प्लस ठुर। अगर ध्यान से देखें तो ये छोटी की मात्रा अपने आगे आने वाले में चढ़ जाएगी, बन जाएगा नीह, आधा सा लिखा और ठुर, तो बन गया निष्ठुर। नीह प्लस ठुर मिलकर क्या बनेगा? निष्ठुर। अगला उदाहरण देखते हैं, धनु प्लस टंकार। अगर ध्यान से देखेंगे विसर्ग के पूर्व इसको तोड़ने का प्रयास करें तो ये ना है, ना के बाद आप ध्यान से देखेंगे छोटा ऊ लिखा हुआ है, और विसर्ग, ये ना में छोटे ऊ की मात्रा है जिसे मात्रा स्वरूप हमने बाहर निकाल लिया है, प्लस लिख दिया है बेटा टंकार। क्या लिख दिया है? टंकार। अगर ध्यान से देखेंगे तो विसर्ग के पूर्व स्वर आ गया और विसर्ग के बाद आपको टा देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो ये जो टा और ठा के स्थान पर आधा सा षटकोण वाला हो जाएगा, धनु प्लस टंकार, तो मिल जाएगा धनुष टंकार। ध्यान से देखें आधा सा षटकोण वाला टा में संयुक्त रूप से लिखा हुआ है। तो ये हमारा तीसरा नियम था। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे नियम पर। तीसरा नियम क्या कहता है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विसर्ग के पूर्व कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद चा या छा, टा या ठा में कोई भी वर्ण आ जाए, अगर चा और छा आएगा तो संयम वाले सा में परिवर्तित होगा, वो सा आधा होगा, आधे का मतलब उसमें स्वर नहीं होगा। अगर टा और ठा में कोई वर्ण आता है तो षटकोण वाला सा आएगा, और इस षटकोण वाले सा का भी परिवर्तन किया जाएगा, विसर्ग को हटाकर आधे सा षटकोण वाले का प्रयोग किया जाएगा। अब अगले नियम पर चर्चा करते हैं, चौथा नियम। यदि विसर्ग के पूर्व आ स्वर हो तथा विसर्ग के बाद विसर्ग लिखा है, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है
वो विसर्ग हो और विसर्ग के पूर्व आ स्वर आ जाए। कौन सा स्वर आ जाए? आ स्वर आ जाए। और विसर्ग के बाद का जो शब्द है उसका जो पहला वर्ण है या तीसरा हो जाए, तीसरा वर्ण हो जाए। तीसरा वर्ग जानते हैं ना, व्यंजनों में अगर आप देखेंगे स्पर्श व्यंजनों में तीसरे वर्ग जैसे का, खा, गा, गा तीसरा हो गया। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो सबसे पहले वर्णमाला की वीडियो देखिए और संधि को शुरुआत से पढ़ने का प्रयास करिए, तब आपको ये आसानी से समझ में आएगी। तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, या फिर या, रा, ला, वा और हा। अगर इनमें से कोई भी आ जाए, में कोई वर्ण आए, यदि विसर्ग के पूर्व आ स्वर हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अथवा या, रा, ला, वा, हा, कोई भी अगर वर्ण आ जाए तो जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में। किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में करा जाएगा? ओ में। चलिए आइए उदाहरण देखते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे लिखा है मनाह, ना को अगर तोड़ें तो छोटा आ निकल रहा है बेटा, और उसके बाद विसर्ग है प्लस रंजन लिखा है। तो चलिए देखते हैं कि नियम इसमें लागू होता भी है कि नहीं। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो माँ है, ना है, विसर्ग आ है और विसर्ग है। विसर्ग के पहले स्वर आ गया और उसके बाद रा आ गया। क्या रा इस नियम में है? बिल्कुल रा इस नियम में है। तो ये जो विसर्ग है ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ओ में। चलिए कर कर देखते हैं। ये ना है, इसे आ पूरा दे दिया और इसके बाद लिख दिया ओ। ये आ था, इसको दे दिया तो ना पूरा हो गया, और विसर्ग को हमने किस रूप में लिख दिया? ओ। प्लस लिख दिया रंजन। क्या लिख दिया? रंजन। ये ओ की मात्रा होती है क्योंकि ये स्वर है। ओ की मात्रा अपने आगे आने वाले वर्ण पर लग जाएगी और बन जाएगा मनोरंजन। क्या बन जाएगा बेटा? मनोरंजन। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सराह, ध्यान से देखिएगा, रा से आ को निकाल लिया है, फिर विसर्ग लिख लिया है, प्लस वर लिख लिया है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो विसर्ग के पूर्व छोटा आ स्वर है और विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा या, र, ल, वा, सा। अगर इनमें से कोई भी वर्ण आ जाता है तो ये जो विसर्ग है ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में करते हैं, इसे आ दे देते हैं तो ये पूरा हो जाता है। ओ को लिख देते हैं और लिख देते हैं वर। विसर्ग का परिवर्तन किसमें कर दिया? ओ में। ये ओ एक स्वर है जिसकी मात्रा होती है जो अपने आगे आने वाले वर्ण पर लग जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो इसको कहेंगे हम लोग सरोवर। क्या कहेंगे बेटा? सरोवर। ऐसे ही अगर ध्यान से देखें तो या है, या से छोटा आ निकलेगा जो कि स्वर होगा, और हमने नियम में ही यही पढ़ा है कि विसर्ग के पूर्व छोटा आए और विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा या, रा, ला, वा और हा। अगर इनमें से कोई भी वर्ण आ जाता है तो जो विसर्ग है उसका परिवर्तन ओ के रूप में हो जाता है। तो ध्यान से देखें, वयो, या में ओ की मात्रा लगा दी और लिख दिया वृद्ध, वयोवृद्ध। ऐसे ही मनः धन भाव, तो देखिए भा आ गया है। अगर आप देखेंगे भा तो पा, फा, बा, भा, मा, ये चौथे वर्ण के रूप में आएगा, चौथे वर्ग में आएगा। तो ये बन जाएगा मनोभाव। आप ठीक तरीके से इसका अभ्यास करिएगा। यदि आपको जरा सी भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे। अगला देखते हैं, मनः धन रथ, ठीक उसी प्रकार का नियम है, तो बन जाएगा मनोरथ। कैसे पहचानेंगे एक बार फिर से देख लेते हैं। विसर्ग है, विसर्ग के पहले ना है, ना को अगर तोड़ेंगे तो छोटे आ स्वर का विखंडन हो जाएगा। छोटा आ यहाँ पर स्वर के रूप में आपको दिखेगा। तो यहाँ पर हो गया मनो, प्लस क्या हो गया? रथ। कैसे पहचाना? रा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग दूसरा देखें तो मनः धन विज्ञान, ना है, आपको यहाँ पर वा नहीं दिख रहा होगा। अगर वा को तोड़ेंगे बेटा तो छोटी ई की मात्रा लगी वो पीछे चली जाएगी वर्ण के, और आपको प्लस के जस्ट बाद वा दिख जाएगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा। इसको तोड़ते हैं। ना को तोड़ा तो ना से छोटा आ निकल गया, प्लस वा को तोड़ा तो वा से छोटी ई निकल गई, प्लस ज्ञान लिख दिया। तो अब नियम क्या कहता है? विसर्ग के पहले छोटा आए, विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा या, रा, ला, वा, हा आए तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाएगा। तो विसर्ग को यहाँ परिवर्तित करेंगे मनः धन विज्ञान, तो क्या बन जाएगा? मनोविज्ञान। मनः धन विज्ञान का क्या बनेगा बेटा? मनोविज्ञान।
ठीक है। अब अगर हम देखें तो इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे हमने पहले नियम के अपवाद देखे थे, वैसे ही इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं। उन अपवादों पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे जब कहीं आपको पुनः दिख जाए और अंतः दिख जाए, तो बेटा यहाँ पर रा हो जाएगा। ये नियम इसमें लागू है कि नहीं, ये देखें। विसर्ग के पहले ना है और ना में छोटा आ छिपा हुआ है, और उसके बाद जा है। अगर आप जा को देखेंगे तो जा, आप याद करिए, जा, चा, छा, जा तीसरे में आता है कि नहीं, और तीसरा इस नियम में है। तो भैया अगर उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर ओ हो जाएगा, पुनः जन्म, ऐसा कोई शब्द होता नहीं। तो ये अपवाद स्वरूप है। जब कभी पुनः और अंत आए तो विसर्ग के स्थान पर रा करेंगे। कैसे करेंगे? पुनः आ गया, विसर्ग के स्थान पर आधा रा कर लिया और जन्म को ऐसे ही लिख दिया। अब आपको पता है, आपने वर्णमाला पढ़ी है, तो ये जो रा है, ये रेफ रा है, जो अपने पीछे आने वाले वर्ण के ऊपर उड़ंती मात्रा के रूप में लग जाता है, तो बन जाएगा पुनर्जन्म। जिसका दोबारा जन्म हुआ हो उसे कहेंगे हम लोग पुनर्जन्म। ठीक उसी प्रकार अंतः अगर आ जाए, तब भी जो विसर्ग है वो आधे रा में परिवर्तित होगा। बेटा ये आधा रा लिखा होगा, आधे रा में परिवर्तित होगा, तो अंतः प्लस ध्यान, तो क्या बन जाएगा? अंतर्ध्यान। क्या बन जाएगा? अंतर्ध्यान। ठीक उसी प्रकार अंतः प्लस अग्नि, तो बन जाएगा अंतराग्नि। क्या बन जाएगा? अंतराग्नि। तो ये इस नियम के कुछ अपवाद थे। इन अपवादों को भी आप याद रखेंगे। जब कभी पुनः और अंतः आ जाए तो इस नियम में अपवाद स्वरूप विसर्ग के स्थान पर ओ ना होकर रा हो जाता है, और रा भी स्वर रहित होगा, आधा रा होगा, और स्वर रहित रा को रेफ रा के नाम से जानते हैं। अगले नियम पर चर्चा करते हैं। यदि विसर्ग के पश्चात सा 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 अक्षर हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि विसर्ग आ जाए और विसर्ग के पश्चात सा आ जाए, सा आ जाए और सा आ जाए, तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मतलब विसर्ग अपरिवर्तित रहता है, विसर्ग को हूबहू वैसे लिख देते हैं। चलिए लिखते हैं। ये आपको दो दो शब्द लिखे दिख रहे होंगे, इसका हम दूसरा स्वरूप भी बताएंगे। जैसे दा है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद हमने आपको बताया कौन से तीन आपको याद रखने, सा सा सा, क्योंकि हा को हम पीछे पढ़ चुके थे। या तो ये सा आ जाए, या तो ये सा आ जाए, और या फिर ये वाला सा आ जाए, तो जो विसर्ग है वो अपरिवर्तित रहता है। जैसे दूह विसर्ग है, तो विसर्ग आ जाए, बस इतना। विसर्ग के पहले क्या आए इसका वर्णन नहीं है इस नियम में। और विसर्ग के बाद अगर इन सा में कोई भी सा आता है तो विसर्ग अपरिवर्तित रहता है। जैसे लिखा है दूह प्लस संधि, तो बन गया दुसंधि। और इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये जो दू है, आप ध्यान से देखिए, ये सा आया है और इसके पहले विसर्ग है। अगर आप ये विसर्ग नहीं लगाना चाहते हैं तो इसी सा का प्रयोग अर्धाक्षर के रूप में कर देंगे। ये पूरा सा है, इसी के आगे जस्ट इसका आधा सा लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार दूह प्लस शासन आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो विसर्ग को हटाकर लिखना है, तो ये आप जो सा दिख रहा है इसको तो पूरा लिखिए, इसी का आधा स्वरूप, यानी कि स्वर रहित सा को आप लिख दीजिए। देखिए सा पूरा लिखा है, इसी का आधा सा वाला आगे लिखा है। ठीक इसी प्रकार विसर्ग, विसर्ग के बाद इन तीनों सा में कोई भी सा है तो विसर्ग अपरिवर्तित, तो पहला तो ये हो गया। अगर आप ऐसे लिखना नहीं चाहते हैं तो ये जो सा है इसी का अर्ध स्वरूप आप आगे लिख दीजिए, तो इस वाले सा का अर्ध स्वरूप ऐसे बनेगा, उसको हमने आगे लिख दिया। ठीक इसी प्रकार निह धन शब्द निशब्द को ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं ऐसे, तो ये सा है, इसका अर्ध स्वरूप आप कुछ इस प्रकार आगे लिख सकते हैं। अब हम लोग बेटा अगले नियम पर चर्चा करते हैं। क्या कहता है? यदि विसर्ग से पूर्व आ बड़ा को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग के पश्चात, मतलब विसर्ग के पूर्व छोटा और बड़ा, ये दोनों स्वर नहीं आने चाहिए, और कोई भी स्वर आ जाए। विसर्ग के पूर्व की बात कर रहे हैं। विसर्ग के पूर्व छोटा और बड़ा को छोड़कर, अभी हमने उससे संबंधित नियम देखा था ना, छोटा और बड़ा, छोटा बड़ा हो और उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा, ठीक उसी प्रकार का ये आपको लिखा दिख रहा होगा। उसमें छोटा बड़ा था, इसमें छोटा बड़ा नहीं चाहिए हमको। उसके बाद क्या आ जाए? तीसरा आ जाए वर्ग, चौथा आ जाए, पांचवा आ जाए, या आ जाए, रा आ जाए, ला आ जाए, वा आ जाए, हा आ जाए। अगर ऐसा आ गया है तो ये जो विसर्ग है इसके स्थान पर आप क्या लिख देंगे? आधा रा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आधा रा। चलिए इसके उदाहरण करते हैं, तब आपको समझ में आएगा।
विसर्ग आ गया, विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा नहीं होना चाहिए और कोई भी स्वर हो। तो अगर देखें तो इसको तोड़ेंगे, अगर ना को तोड़ा, इसमें छोटी ही निकली, प्लस धारण लिख दिया। जब ऐसा लिखा तो विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो स्वर आया वो छोटी है, ठीक है। इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व और हा में कोई भी आ जाए। तो अगर आप देखेंगे कि धा है, अगर आप धा को पढ़ेंगे तो धा, ता, था, ता, था, ये चौथे में आएगा तो तीसरा, चौथा, पांचवा तो होना चाहिए। तो विसर्ग के स्थान पर आधा रा कर देंगे। तो ये ना को पूरा कर दिया, फिर से आधा रा ऐसे लिख दिया और लिख दिया धारण। और आपको पता है ये वाला जो रा है, स्वर रहित रा, इसे हम लोग रेफ रा के रूप में जानते हैं, जो अपने पीछे वाले वर्ण के ऊपर उड़ंती मात्रा के रूप में लगता है। तो अगर हम देखेंगे तो इस ना में छोटी की मात्रा देकर पूरा किया था, निर्धारण, क्या बन जाएगा, निर्धारण। ऐसे ही नी है, विसर्ग है, विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा है, उसके बाद आ गया बड़ा। क्या आ गया बेटा, बड़ा। अगर हम लोग देखें बड़ा आ का यहाँ पर भी जिक्र किया है, कोई भी स्वर भी हो, यहाँ पर बेटा स्वर भी होगा, इनके अलावा कोई स्वर भी आ सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर हम लोग आधा रा लिख देंगे, बचा हुआ पूरा लिख देंगे। तो ये जो बड़ा है ये इसे पूरा दे देंगे तो ये रा पूरा हो जाएगा, बड़े आ की मात्रा स्वरूप, तो बन जाएगा निराधार, बिना आधार के निराधार। तो उसमें स्वर भी है, कौन कौन से हैं, छोटा बड़ा को छोड़कर और कोई भी अगर आपको वहां पर स्वर दिख जाए विसर्ग के पहले, विसर्ग के बाद क्या हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, यार हो, रा हो, ला हो, वा हो, हा हो, या फिर कोई स्वर हो, तो विसर्ग के स्थान पर आधा रा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार बही धनमुख, तो विसर्ग के पहले हा है, हा में छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई स्वर आ जाएगा, प्लस माँ आ जाएगा, जो कि पा, पा, बा, भा, मा पांचवें वर्ग में आता है। तो विसर्ग के स्थान पर आधा रा हो जाएगा। और अगर हम आधे रा को ऐसे लिखेंगे तो ये जो आधा रा दिख रहा है ये पीछे आने वाले वर्ण के ऊपर मात्रा स्वरूप चढ़ जाएगा और बन जाएगा बहिर्मुखी, बहिर्मुख, क्या बन जाएगा, बहिर्मुख। ठीक उसी प्रकार नी है धन आशा, तो देखेंगे विसर्ग है, ना को पहले तोड़कर एक बार चेक कर लेते हैं, छोटी ई है, प्लस लिखा हुआ है आशा। अगर ध्यान से देखिए नियम इस पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो विसर्ग है, विसर्ग के पहले छोटी ई है और नियम क्या कहता है, छोटा बड़ा को छोड़कर और कोई भी स्वर आए तो ठीक है। प्लस उसके बाद क्या हो, विसर्ग के बाद जो अपना जो दूसरा वर्ण है वो दूसरे वर्ण की शुरुआत किससे हो, तीसरे से हो, चौथे से हो, पांचवे से हो, या से हो, रा से हो, ला से हो, वा से हो, हा से हो, या फिर कोई स्वर से हो। ये जो विसर्ग है ये आधे रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस ना को पूरा कर दिया हमने, फिर से विसर्ग की जगह आधा रा लिख दिया और फिर लिख दिया आशा। आपको पता है कि ये बड़ा आ एक प्रकार का क्या है, स्वर है, जो अपने आगे आने वाली मात्रा में लगेगा, अपने आगे आने वाले वर्ण में लगेगा और जब इसे पूरा करेगा तो क्या बन जाएगा, निराशा, निर्धन आशा, तो क्या बन जाएगा, निराशा। ठीक उसी प्रकार दुर प्लस उपयोग, ध्यान से अगर देखेंगे इसे कैसे लिखा गया है, ये दा है, दा में छोटे ऊ की मात्रा है, इसको एक बार तोड़ लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये छोटा ऊ है, प्लस उपयोग लिखा हुआ है। तो विसर्ग के पहले छोटा बड़ा को छोड़कर कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, या, र, ल, व, हा, या फिर कोई स्वर हो। तो ध्यान से देखें विसर्ग के पूर्व छोटा ऊ है और विसर्ग के बाद भी छोटा ऊ है। और आपको पता है कि ये जो विसर्ग है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, रा में। तो इसको ये दे देते हैं और ये धा में छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, विसर्ग के स्थान पर रा लिख दिया और ये छोटे ऊ की मात्रा ऐसे ही लिख दिया और लिख दिया प्रयोग। आपको पता है ये छोटा ऊ लिखा हुआ है, छोटे ऊ की मात्रा होती है जो अपने आगे आने वर्ण में लग जाएगी। तो रा में जब छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, ध्यान से देखिएगा तो ये रा ऐसा हो जाएगा, तो बन जाएगा दुरुपयोग। गलत तरीके से जब आप किसी चीज का उपयोग करेंगे तो उसे बोलेंगे दुरुपयोग, और जब अच्छे तरीके से किसी चीज का अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो उसे बोलेंगे सदुपयोग। ठीक है। ठीक उसी प्रकार आसी धनवाद, अगर आप देखेंगे सामने बड़ी ई की मात्रा है, वा आपको लिखा दिख रहा है जो कि या, रा, ला, वा में से एक है। तो ये जो विसर्ग है ये
आधे रा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और बन जाएगा आशीर्वाद। क्या बन जाएगा? आशीर, ये रा है, अपने पीछे आने वाले वर्ण में उड़ंती मात्रा के रूप में लग जाएगा, बन जाएगा आशीर्वाद। ठीक उसी प्रकार से नी है, भय है, तो ये आधे रा में परिवर्तित हो जाएगा और ये जो आधा रा है पीछे आने वाले वर्ण में उड़ंती मात्रा के रूप में लग जाएगा और बन जाएगा निर्भय। क्या बन जाएगा? निर्भय। दूह धन जन, तो बन जाएगा रा आधा हो जाएगा और जन हो जाएगा और क्या बन जाएगा? दुर्जन। बुरा जो जन होता है, जन का मतलब मनुष्य होता है, उसे दुर्जन कहते हैं और जो अच्छा होता है उसे सज्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? सज्जन। तो ये कुछ नियम हम लोगों ने देखा, और भी देख लेते हैं। निय धन जल, तो ये विसर्ग है, आधे रा में परिवर्तित हो जाएगा और बन जाएगा इसका निर्जल। क्या बन जाएगा बेटा? निर्जल। दुर प्लस दशा, दुर का मतलब दूह लिखा है, ये आधा रा हो जाएगा प्लस दशा। ये जो रा है अपने पीछे आने वाले वर्ण में उड़ंती मात्रा के रूप में लग जाएगा, बन जाएगा दुर्दशा। बुरी दशा को कहते हैं दुर्दशा। ठीक है। अब अगले नियम पर चर्चा करते हैं। यदि विसर्ग के पूर्व छोटी छोटा ऊ हो और विसर्ग के पश्चात का फा, का खा पा फा में कोई स्वर आए तो विसर्ग में आधा सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा सा। यदि विसर्ग के पूर्व छोटी ई दिखे आपको पहले वाले शब्द में, छोटा ऊ दिखे, और विसर्ग के बाद वाले शब्द की जो शुरुआती वर्ण है यहाँ पर आने वाले वो कौन कौन से हो? का हो, खा हो, पा हो या फिर फा हो, तो विसर्ग के स्थान पर आधा सा हो जाए। क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर आधा सा हो जाता है। क्या कहता है नियम? विसर्ग के पूर्व छोटी ई हो या छोटा ऊ हो और विसर्ग के बाद का खा पा फा हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा सा हो जाएगा। आपको ये बेटा सारे नियम याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप जितना ज़्यादा याद करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये नियम आपके और निखरते चले जाएंगे और आपको ज़बान पर रट जाएंगे। तब आपके लिए संधि बेहद आसान हो जाएगी। और आप जानते हैं कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बिना मेहनत करे आपको सफलता मिल नहीं सकती है। आप बेफालतू में अपने समय को जाया करते रहेंगे शॉर्टकट की तलाश में, और यह आपकी ज़िंदगी को 3, 4, 5 साल और आगे खींच कर लेकर चला जाएगा और आपके जीवन में प्रतिदिन जटिलताओं को बढ़ता हुआ आप महसूस तो कर पाएंगे, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में आप चीज़ों पर मेहनत करना कम कर देंगे। तो मेहनत ही बुनियादी ढांचा है। आप दबा कर मेहनत करें, जितनी आपके अंदर ताकत है उतनी ताकत झोंक दें इस कम समय में, आपकी सफलता की जो गारंटी है वो हर दिन आपकी मेहनत से बढ़ती चली जाएगी। तो पहला काम क्या करना है? नियमों को याद करना है और ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। यही सफलता का मुख्य आधार है। इन्हीं आधारों पर चलते हुए आप सफलता को बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने नियम देखा बेटा। विसर्ग के पूर्व छोटी ई और छोटा ऊ हो और विसर्ग के बाद का खा पा फा में कुछ भी आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? आधा सा हो जाएगा। चलिए इसके कुछ उदाहरण करते हैं। ना है, विसर्ग है, विसर्ग के पहले अगर ना को तोड़ें तो छोटी ई दिख गया, तो हमने नियम भी तो यही पढ़ा था। विसर्ग के पूर्व छोटी ई हो या छोटा ऊ हो और उसके बाद अगर आपको क्या दिखे? का खा पा फा, तो आपको पा दिख रहा है, बच्चों को पा नहीं दिखेगा। तो अगर इसे तोड़ेंगे तो बेटा इसमें रा की मात्रा निकाल देना, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पदेन रा है। आप वर्णमाला देखेंगे जाकर, आपको सब मिल जाएगा। तो आपको पा मिल गया। जैसे ही पा मिला बेटा, वैसे ही ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग आधे सा में कन्वर्ट हो जाएगा षटकोण वाले में। तो देखो इसे फिर से लिख देते हैं। वैसे नी है, विसर्ग के स्थान पर आधा सा लिख दिया और लिख दिया प्राण, तो क्या बन गया? निष्प्राण। ठीक उसी प्रकार हा, हा में छोटी ई की मात्रा लगी दिख रही है और विसर्ग भी मिल गया और उसके आगे मिल गया का। नियम भी तो यही कहता है, का खा पा फा में कुछ भी मिल जाए तो विसर्ग के स्थान पर आधा सा हो जाएगा। तो बही तो वैसे ही लिख दिया, विसर्ग के स्थान पर आधा सा लिख दिया, बही धनकार, तो बेटा क्या बन गया? बहिष्कार। जब आप चीजों का उपयोग करने से मना कर दें तो उसका अर्थ होता है बहिष्कार। ठीक उसी प्रकार निह धन कारण, तो हो गया निष्कारण। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे अवीय धनकार, अवी, वाह में छोटी ई की मात्रा और नियम भी ये कहता है छोटी ई और छोटा ऊ और उसके बाद का का पा फा में कुछ भी आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर आधा सा षटकोण वाला हो जाएगा। तो बेटा ये विसर्ग के स्थान पर आधा सा लिख दिया, बचा हुआ वर्ण को हमने हूबहू लिख दिया। अब ये धनकार क्या बन गया? आविष्कार। अब नियम अगला क्या कहता है? यदि विसर्ग के पश्चात
पहले शब्द विसर्ग आ जाए और इसके पश्चात ता और था आ जाए। क्या आ जाए? ता और था। केवल विसर्ग बता रहा है, उसके आगे और पीछे क्या आ रहा है वो नहीं बता रहा है। और दूसरे शब्द की शुरुआत ता और था से हो जाए तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित होगा? आदेश में। तो जो विसर्ग है इसका परिवर्तन किस में होगा? आदेश में। क्या नियम कहता है? विसर्ग आ जाए पहले वाले शब्द के अंतिम स्थान पर और दूसरे वाले शब्द की शुरुआत ता या था से हो जाए तो विसर्ग आदेश सा में परिवर्तित हो जाए। चलिए इसके उदाहरण करते हैं। नमः धन्ते, माँ है, विसर्ग है, विसर्ग आ गया, विसर्ग ही बताया गया और इसके बाद ता और था में कुछ भी आ जाए तो विसर्ग आधे सा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आधे सा में कन्वर्ट हो गया, बन गया नमः धन्ते, बन गया नमस्ते। नीह धन तेज, विसर्ग के स्थान पर आप आधा सा लिख दें, बन जाएगा निस्तेज। क्या बन जाएगा? निस्तेज। ठीक उसी प्रकार मनः धन ताप, विसर्ग आ गया और विसर्ग को आधे सा में परिवर्तित कर दिया, मनस्ताप। ठीक उसी प्रकार दूह धनतर तो बन जाएगा बेटा दुस्तर, आधे सा में विसर्ग को परिवर्तित कर दिया और बन गया दुस्तर। ये हमारे व्यंजन संधि के बेटा 9 नियम थे। कितने नियम थे? 9 नियम थे। इन 9 नियमों को हमने बहुत आसानी से पढ़ा और इस नियमों को पढ़ने के बाद हमने ढेर सारे शब्दों को भी देखा, जिससे आपको यह पता लग गया कि किस प्रकार आपको करना है। आप हमेशा याद रखिएगा कि इस प्रकार के संधि को करते समय आपको नियमों को सर्वप्रथम कंठस्थ करना पड़ेगा, तभी आपको ये आसानी से समझ में आने वाले हैं। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये हम लोगों ने कुछ नियम देखे थे और इन नियमों को हम लोगों ने शुरुआती दौर से करा था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आने वाली क्लास में हम लोग संधि, संधि के साथ-साथ वर्णमाला और 2-3 चैप्टरों का अभ्यास करेंगे ताकि आपको ये आसानी से क्लियर हो जाए। पहले तो आप नियमों को याद करेंगे, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आपको अगले क्वेश्चंस करने का मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।